आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त मार्ग के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है हृदय में रक्त किस तरह प्रवाहित होती है हमारे पूरे शरीर में, और पूरे रक्त प्रवाह के जो है केंद्र होता है हृदय, है ना। और हृदय में धमनी और सीरा के बारे में हमने बताया था कि धमनियां क्या करती है, शुद्ध रक्त को हमारे शरीर में प्रवाहित करती है। तो उसमें अपवाद है एक फुफ्फुस धमनी यानी पेलमुनरी धमनी। तो फुफ्फुस धमनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को हृदय में फेफड़ा में ले जाता है, और वहां से फेफड़ा में क्या करता है, फेफड़ा से फिर शुद्ध होता है, ऑक्सीजन युक्त हो जाता है और फुफ्फुस शिराओं द्वारा फिर हृदय में आता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी पिछली वीडियो में ले ली है, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि पूरे शरीर में हृदय से तो निकलता है, इसके बाद पूरे शरीर में हमारे रक्त जो है किस मार्ग से होकर गुजरता है ना। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं रक्त मार्ग, यानी रक्त किस तरह हमारे शरीर में प्रवाहित होता है। और देखिए ये हृदय हुआ, हृदय की क्रियाविधि हम लोगों ने पढ़ रखा है। और हृदय जो है किसको पंप करता है बहुत जोर से, एरोटा को, है ना। एरोटा मतलब महाधमनी को, महाधमनी को पूरे एकदम जोर से पंप करता है। और ये महाधमनी जो है क्या करता है, कई भागों में जो है बट जाता है, कई जगह कई भागों में बटा होता है, किसमें, धमनी में, है ना। महाधमनी धमनी में बढ़ता है, और फिर ये धमनी छोटी धमनियों में बढ़ जाता है, और फिर छोटी धमनी जो है बहुत पतली 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 नसों यानी केशिका जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी, इसमें बढ़ जाता है। तो उसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों की सबसे छोटी धमनी का क्या नाम है, कैपिलरी यानी केशिका। तो यही है वो केशिका। और मैंने लसिका के बारे में जो रक्त पढ़ाया था उसमें लसिका के बारे में जो बताया था, इसी केशिका से जो है छन छन के जो है लसिका का निर्माण होता है। तो अभी हम लोग फिर से एक बार जाने कि ये हार्ट से जो पंप करता है बहुत जोर से हृदय, तो कहाँ पंप करेगा, पूरे शरीर में भेजने के लिए बहुत जोर से धक्का मारता है महाधमनी में, एरोटा में, और फिर एरोटा भेजता है धमनी में, फिर धमनी छोटी धमनी में, फिर छोटी धमनी केशिका में, फिर केशिकाएं जो है मिल करके छोटी सीरा का निर्माण करती है, और फिर छोटी सीरा कई छोटी सिराएं मिलकर सीरा में जाती है, और फिर सीरा जो है ये महासीरा में जाता है, यानी भेना कावा में जाता है, और भेना कावा फिर क्या करता है कि हृदय में भेजता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में जो है रक्त का प्रवाह होता है, और सिराएं जो है क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाले रक्त को हृदय में लाती है, और महाशिरा ये धमनी जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को क्या करता है, पूरे कैपिलरी तक पहुंचाता है, और कैपिलरी फिर छोटी शिरा के पास अपना ब्लड को भेजता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने जाना कि हृदय हमारे पूरे शरीर में रक्त मार्ग किस तरह होता है, यानी रक्त किस प्रकार प्रवाहित होती है। तो अब देखते हैं, जैसे कि हम लोग को कहीं छिल जाता है, हम लोग कुछ काम करते हैं कि दीवार वाल में अगर छोटा सा छिल गया तो वहां हमारी धमनी नहीं कटती है, वहां हमारे सिरा नहीं कटता, वहां क्या होता है, ये कैपिलरी थोड़ी सी छिलता है, तो वहां कैपिलरी जो है यानी केशिका जो है वहां से कटती है, और वहां से ब्लड जो है निकलना शुरू होता है। जब हमारा जो है जो ये ऊपर पतला पतला जो नस दिखाई देता है, वो क्या होता है कि वो हमारे सिराएं होती है, क्योंकि सीरा में जो है पंप जो है, सीरा में ब्लड जो है बहुत कम दाब से जो है बहता है, और धमनी में उच्च दाब से बहता है। क्यों? क्योंकि धमनी को जो है पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करवाना होता है। धमनी को क्या करना है, जैसे कि धमनी हार्ट जो है धमनी में महाधमनी में जब भेजेगा तो ये क्या करेगा, पूरे शरीर में इसे ले जाना है। तो पूरे शरीर में जब इसे ले जाना है तो इसे जोर से धक्का की जरूरत है। तो इसे बोलते हैं, इस दाब को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक दाब। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक दाब। और जब ये फिर लौट करके जब आता है तो ये कम वेग से आता है ना, तो उस दाब को हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक दाब। तो रक्तचाप के बारे में इसी तरह हम लोग रक्तचाप निकालते हैं।
तो क्यों जोर से धक्का देना पड़ता है? क्योंकि इसलिए जोर से धक्का देना पड़ता है क्योंकि पूरे धमनी को जो है हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं के पास ब्लड को पहुंचाना होता है ना। इसलिए धमनियों में जो है ये धमनी का जो नस होती है, नस जो है खोखला होता है, जो धमनी का जो है नस जो होता है ना उसमें वाल्व नहीं लगे होते हैं। इसलिए नहीं लगे होते कि तो खुद ही इतना जोर से धक्का है कि ये फिर लौट कर आने की इसकी संभावना नहीं होती है। लेकिन जो सिराएं होती हैं, सिराओं की जो नस होती है, इसमें जो है वाल्व लगे होते हैं क्योंकि ये कम दाब से इसमें रक्त का प्रवाह होता है। जब कम दाब से रक्त का प्रवाह होगा तो इसे पूरा लौट करके भी आने की संभावना होती है। तो ये लौट के ना आए इसीलिए इसमें बल्ब लगे होते हैं, इसमें बल्ब लगे होते हैं। इस तरह मान लीजिए कि इस तरह लगे हुए हैं, तो इस तरह बहेगा तो ये खुलेगा। जैसे ही उल्टा होगा ये वाल्व से ये बंद हो जाएगा दीवार, है ना। तो सिराओं में इस तरह के लगे होते हैं और धमनियों में नहीं लगे होते हैं क्योंकि ये बहुत तेज दाब से ये प्रवाहित होता है। और तेज से प्रवाहित होगा तो क्या होगा, धमनियों का जो है दीवार जो है, धमनियों का दीवार जो है काफी मजबूत होता है। और इसमें क्या ये मोटा होता है, सिराओं से ये मोटा होता है और ये लाल रंग का होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जनित ब्लड जो है प्रवाहित होता है ना। और ये हमारे शरीर के ऊपरी भाग ऊपर ही दिखाई देता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इसमें दबाव होता है। तो बाहर अगर दिखेगा तो ये क्या होगा, हमारे शरीर से फटने का भी डर रहता है। इसलिए थोड़ा सा अंदर ये हमारे शरीर के अंदर वाले हिस्से में ये पाया जाता है। और ये शिराएं जो है ऊपर, जो ये आप लोग का ये वेन दिखता है ऊपर ये शिराएं होती है। और ये ग्रीन कलर का जो हमारे ऊपर जो शिराएं दिखाई देती है नसें, उसे शिराएं वो होती है ना। और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है प्रवाहित होता है रक्त, है ना। इस तरह हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम रक्तचाप बता रहे हैं। जैसे हम हृदय में अभी रक्तचाप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने कुछ बताया आप लोगों को। जैसे हृदय के नीचे वाला जो भाग है, हृदय का 4 कोष्ठक होते हैं। ऊपर वाले दोनों भाग को हम लोग निलय बोलेंगे, नीचे वाले को, ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे आलिंद और नीचे वाले भाग को हम लोग बोलेंगे नीलय। तो नीलय जो है नीचे से दम दबाव डालता है, पिचकता है, तो क्या होता है कि पूरा फोर्सिंग से जो है ऊपर पहुंचता है। ठीक है। हृदय की जब मांसपेशियां जो है, हृदय का जो नीले में जब संकुचन होता है, बहुत जोर से संकुचन होता है, तो क्या होता है, ब्लड का जो है बहाव ऊपर की तरफ होता है, आलिंदों की तरफ होता है। आलिंद से धमनियों के पास होता है और धमनी से जब शरीर से पूरे शरीर में जाता है, धमनी से जो है महाधमनी से धमनी में, फिर धमनी से छोटी धमनी में, फिर छोटी धमनी से कैपिलरी में यानी केशिकाओं में, फिर केशिका से बहुत सारी केशिकाएं एकत्रित होकर के छोटी शिरा बनाती है, फिर छोटी शिरा में, फिर शिरा से महाशिरा में, फिर महाशिरा से हृदय में पहुंचता है। तो जब क्या होता है कि हृदय के जो नीचे वाले दोनों कोष्ठकों में संकुचन होता है तो वहां एक दबाव होता है, तो वो दबाव अधिक होता है, तो इसलिए उसको सिस्टोलिक दाब बोलेंगे। और जब वो स्थिरन की अवस्था में होता है, आराम की अवस्था में होता है, तो क्या होता है कि ऊपर से जो है आलिंद से ब्लड जो है नीले में पहुंचता है। तो उस समय की जो दबाव होता है क्या, तो वो कम होता है क्योंकि उसे जो है पूरे शरीर तक फैलना नहीं रहता है, तो कम दबाव होता है उसका, तो उसे बोलेंगे डायस्टोलिक दाब, है ना। तो इस तरह ब्लड प्रेशर की हम लोग माप करते हैं। सामान्य रक्तचाप होता है तो सिस्टोलिक का कितना होता है, सामान्य मनुष्य का जो स्वस्थ मनुष्य होगा 120 होता है, 120 पारे के दाब की बराबर होती है। डिस्टोलिक होता है 80, है ना। तो इस तरह सामान्य रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 होता है, सॉरी। तो ये किस कौन सा दाब है, ये हृदय, सपोज दैट ये हृदय का ये भाग है, जैसे 4 भाग है, तो ये जब नीचे वाला जोर से तब धक्का मारता है, ऐसे पंप करता है, तो ये वाला भाग है, ये वाला दाब ये है। फिर इसके बाद ये
जिस दबाव से इसमें आता है ब्लड नीचे, इसमें से इसमें, इसका जो है ये, इसका दबाव जो है ये है ना। तो इस तरह सिस्टोलिक और डिस्टोलिक दाब को हम लोग बोलते हैं रक्तचाप, है ना। और ये अधिक भी नहीं होना चाहिए और ये कम भी नहीं होना चाहिए। अधिक होता है तो क्या होता है, रक्तचाप माने हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिससे नसें जो है बहुत तेज दबाव से जब फ्लो करेगी तो क्या होगा कि नसें फटने की डर होती है। और जब नस फटती है तो रक्त का बहाव जो है पूरे शरीर में होने लगता है, या ब्रेन का अगर रक्त फट गया, कोशिका नहीं, ब्रेन का जब नसें जो फट जाएगी तो क्या होगा, ब्रेन तक भी, हमारे ब्रेन के हर कोशिकाओं के पास ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो वहां ब्रेन हेमरेज होने की चांस बनती है ना। तो इस हाई ब्लड प्रेशर से जो है रक्त वाहिनियां फटने की डर होती है। और लो ब्लड प्रेशर भी होता है तो वो भी खतरनाक है। लो ब्लड प्रेशर से होता है क्या कि हमें काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, हमें हमेशा कमजोरी महसूस होता रहेगा, इसलिए कि हर एक कोशिकाओं के पास जितना मात्रा में हमें पहुंचना चाहिए, जितनी जल्दी हमारे शरीर में के कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, उतना नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हमें सुस्ती और आलस महसूस होती है ना। आइए इसके बारे में कुछ रोचक जानकारी लेते हैं। देखिए, रक्त परिसंचरण की क्रिया की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की क्रिया की खोज विलियम हार्वे ने की थी, है ना। और एक वयस्क मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है ना। और रक्तचाप जिस मशीन से हम लोग मापते हैं उस उपकरण का नाम है स्फीमोमैनोमीटर, है ना। क्या होता है, इस तरह नहीं हम लोग जाते हैं तो ब्लड प्रेशर नापने के लिए इस तरह पट्टी बांध दिया जाता है, ऐसे ऐसे करके उसमें हवा भरी जाती है और एक मशीन से डॉक्टर जो है सुनता है कि कितना हमारा डायस्टोलिक है और कितना सिस्टोलिक है ना। और ऐसे नोड के बारे में मैंने बताया था कि दाएं आलिंद में जब एक हमारे दाएं आलिंद में एक ऐसा छोटा सा यंत्र टाइप का काम करने वाला एक उपकरण होता है, जिसे जो एक विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जिससे हमारा हृदय जो है शिथिलन एवं संकुचन का कार्य करता है। तो वो जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उस विद्युत धारा को किस यंत्र से अंकित किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसे बोलते हैं ईसीजी, है ना। तो ये रहा हमारा मतलब कुछ रोचक जानकारी। ईसीजी के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि डॉक्टर लिख देता है ईसीजी कराने के लिए, यानी हमारा हार्ट जो है हम अच्छा से फंक्शन कर पा रहा है कि नहीं, उसका ही प्रॉब्लम्स है कि नहीं, इसकी जो है ये ऐसे नोड द्वारा जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है इसकी जो है वो एक ग्राफ के रूप में हमें देता है उस विद्युत धारा का, तो उसे बोलते हैं ईसीजी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आज रक्तचाप के बारे में जाना और रक्त, हमारे शरीर में रक्त किस प्रकार प्रवाहित होती है, किस मार्ग से प्रवाहित होती है, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। तो आज अब रक्त परिसंचरण यानी परिसंचरण चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है और आगे हम लोग उत्सर्जन का पाठ पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसे रिवीजन करिएगा।